अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर आज समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसी अदालत में नजरसानी अपील दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बहाल कर दिया है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे थे। पीटीआई पर आम एतराज़ात ये थे कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के तहत नहीं हुए बल्कि खुफिया तौर पर करवाए गए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी नहीं थे। 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत के सिंगल रुकनी बेंच ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल करने की हिदायत दी थी, जबकि जस्टिस कामरान हयात मियाखेल ने रिमार्क्स दिए थे कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसके वोटर की हक तलफी है। इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए आखिरी तारीख 13 जनवरी है। अगर पार्टी से इंतखाबी निशान लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और जेयूआई से किताब का निशान वापस लिया जाए तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इंतखाबात से आउट कर रही है। अगर कल अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ऑर्डर ठीक नहीं तो फिर क्या होगा? और अब आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया है, जिसके बायस पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो चुकी है। ये बेयकीनी बार बार इंतखाबात को लेकर इस तरह के मामलात और चीज़ें जिस रुख पर आगे बढ़ रही हैं, बहुत से सवालात उठते हैं। अदालतों में मामलात मौजूद हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और आज हमारे साथ प्रोग्राम में ख़ास तौर पर नुसरत जावेद साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब वक्त निकालने के लिए। आप सबके लिए प्रोग्राम का पहला सवाल, पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, पीटीआई बल्ले से महरूम। पीटीआई को किन सियासी और इंतखाबी नताइज का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है? नुसरत जावेद साहब, अभी ऑप्शन मौजूद है, डिविजनल बेंच ने 9 तारीख को सुनना है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी की जा रही है पीटीआई की तरफ से, मगर निशान आता है, निशान चला जाता है, फिर आता है, क्या बनेगा आखिर और किस तरह के असरात का सामना, अगर हम कहें इंतखाबी तौर पर, सियासी तौर पर पीटीआई को उनका सामना करना पड़ेगा इस सूरत हाल में? बीवी, ये इस सूरत हाल की बात तो नहीं है। ये वो कहते हैं कि 100 बरस का किस्सा है, आज की बात तो नहीं है। मामला तो अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और उस वक्त से मुस्तकिल जो है तहरीक इंसाफ ये पोजीशन लिए हुए है तख्त या तख्ता वाली। अब जिनसे इनका झगड़ा शुरू हुआ है वो हमारे ताकतवर तरीन इदारे हैं, बल्कि शायद एक इदारा है। अब उसमें लड़ने के लिए आप तन्हा नहीं लड़ सकते, आप जो है थोड़ा सा लोगों के साथ मिलकर जो है कोई अलायंस बनाते हैं। देखिए 1977 की इंतखाबी मुहिम में असगर खान साहब वो वाहिद शख्स थे जो बारहा अवामी इज्तमाआत से ख़ताब करते हुए कहते थे कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोहाला के पुल पर लटकाऊंगा। वो ही ऐसे सियासतदान भी थे कि जिन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को एक आम ख़त लिखा कि 7 मार्च के बाद जो हुकूमत है वो उनकी दानिश में गैर मुंतखब है, गैर आइनी है और फ़ौज उनके हुक्म की तामील न करे। वो शख्स असगर खान जब ख़ुद 5 साल के लिए नज़रबंद होते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि गलती हो गई और वो फिर बेगम नुसरत भुट्टो, जिनके खावंद को वो खुद फांसी देने के वादे करते थे, उनके साथ मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD में बैठते हैं। मसला तहरीक इंसाफ के साथ ये हो गया है कि ये रियासती इदारों से सियासी स्पेस मांगते हुए कहती है कि या मैं और वो,
और उस हवाले से उनका रवैया ये है कि शहर जाना में बासफ़ा कौन है। नुसरत जावेद लिफाफा है। शायद अबसार आलम के बारे में भी ऐसी ही सोच होगी, जो मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है। आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि ऐसी किसी तोहमत से बची हुई हैं। तो जब आपके झगड़े जो हैं वो तख्त या तख्ता वाले हों तो बीबी फिर उन पे उसूलों पे बात नहीं हो सकती भैया। फिर ऐसे ही होगा कि बत्ती की तरह आनिया और जानिया ही रहेंगी, कभी चराग गुल रहेंगे, कभी बहुत रोशनी नज़र आएगी। कि क्या करें। और ये तमाशा वतन अजीज़ में आज से नहीं 1950 की दहाई से हो रहा है, बदकिस्मती से। नुसरत जावेद साहब, पता है कलामी की माजरत, बदकिस्मती से ये इतने अरसे से चल रहा है, मगर अभी आपने ऊपर असगर खान का हवाला दिया, हम कुछ उसके बाद के सियासतदानों के हवाले भी दे सकते हैं जिन्होंने सियासी स्पेस को दोबारा हासिल भी किया। पीटीआई बतौर सियासी जमात, आप उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? वो सर्वाइव कर जाएगी? उसका मुस्तकबिल नजर आता है, नहीं नजर आता? ये आपने बता दिया कि उनका लड़ने का तरीका या आगे बढ़ने का तरीका तनहा ही है, बचेगा क्या उनके पास? बीबी अगर यही चलन रहा तो वो जो कहते हैं ना, फिर बच्चा जवान होता नज़र नहीं आ रहा। मकसद ये कि कहीं ना कहीं सियासत बुनियादी तौर पर तकाजा करती है कि जब तेज़ हवा चल रही हो, एक चीनी मुहावरे के मुताबिक, तो थोड़ा सा झुक कर को थोड़ी सी दरमियानी राह निकालें। दरमियानी राह निकालने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। यही है कि जी एक दीदावर पैदा हो गया है, उसके हवाले सब कुछ करो तो सब कुछ ठीक रहेगा। वरना अब आप ये देखिए, मिसाल के तौर पर अब 11 जनवरी को IMF से भी मुज़ाकरात होने हैं, यानी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होना है जिसमें हमें दूसरी किस्त मिलनी है जी। और तहरीक इंसाफ वाले ये तरदीद कर रहे हैं कि नुसरत जावेद को हमने कोई बयान नहीं दिया। इस बात की तरदीद नहीं कर रहे कि हमारी IMF से मुलाकात हुई है और जिसमें कहा है कि साफ शफाफ बकौल उनके इंतखाबात की जमानत के बगैर ये पाकिस्तान को वो किस्त अदा न की जाए। अब बताइए, आप रियासत चला रहे हों, आप रियासती इदारे हों और हमें किस्त ना मिले और दिवालिये का खतरा सर पे मंडलाए तो आप क्या महसूस करेंगे? ये तनहा हुई जमात के बारे में। बस मैं इसके अलावा और क्या कहूँ, आपने सब खोल के रख दिया। खुदा की कसम से बहुत शौक है। नहीं अरे क्या कर रही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ सर आपने कुछ नहीं कहा मगर सब कह भी दिया मुझे अरे नहीं, लेकिन फिर बस बात मुकम्मल हो गई तो फिर मैं यही बात, शहजाद साहब, तेज हवा में झुककर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए। तन्हा तो सफर मुकम्मल नहीं होते, ना फिर मंजिल तक पहुंचना आसान रहेगा। ये इंतखाबी निशान का जो मामला चल रहा है, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के तब्दील भी हुए, पॉलिटिकल स्पेस भी वापस मिला। अब इस वक्त की अगर इलेक्शन की बात की जाए तो बहुत कम वक्त बच गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। क्या मुमकिन ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को आपको लगता है रिवाइज कर लेंगे या फिर वो इस तेज हवा के साथ उसी तेजी से दौड़ने की कोशिश में रहेंगे? अच्छा देखिए, मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर या किसी स्ट्रेटजी के अंदर कहते हैं अहदाफ वो होने चाहिए जो कि आप हासिल कर सकने की सकत रखते हैं, कैपेसिटी हो आपके अंदर कि आप वो अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अहदाफ ऐसे हैं जो कि आपके अंदर सकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो फजूल तरह की एक आपकी एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, उसका फायदा कोई नहीं, क्योंकि आप नहीं हासिल कर सकते। असल में अगर पीटीआई को समझ आए, और मेरे ख्याल में समझ आनी चाहिए, उनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो कब समझेंगे? जिस वक्त उनके साथ खेल हो रहा है या जो उनके साथ इस वक्त जो स्ट्रैटेजी उनके खिलाफ काम कर रही है, उससे फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कहते हैं इंक्रीमेंटल एट्रिशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता निहत्ता करना। सबसे पहले मेन लीडरशिप गई, उसके बाद सेकेंड टियर लीडरशिप गई, अब अंडर 19 के भी लाले पड़े हुए हैं, ये पहली कमजोरी है उनकी। उसके बाद बल्ले का निशान, आज आपने कहा कि वो भी चला गया फिर से, मुझे लगता है कि शायद अब वो चला ही जाएगा। अब वो कोई और वजह नहीं बनेगी कि उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, और शायद जरूरत भी ना पड़े। उसके बाद अब वो स्टेज पे आ गए हैं, चलो बल्ला नाजी कोई निशान दे दो हम उस पर लड़ लेंगे, यानी वो स्टेज ऑलरेडी आ गई है, बात हो रही है। और जब अंडर 19 के अंदर से भी, और जब अदालत में मामला जाएंगे उन लोगों के जिनके के कागजात नामजदगी रद्द हुए, तो फिर यही पीटीआई बोलेगी कि कुछ को तो रहने दें। तो वो पीटीआई जो कि एक पता नहीं क्या बहाना चाहती थी, एक पूरे का पूरा स्वीप करना चाहती थी, और वो कह रही है कुछ चेहरे तो रहने दीजिए, चाहे वो अंडर 19 के ही क्यों ना हो, और कोई निशान तो दे दीजिए, चाहे वो बल्ले का ना हो। तो ये पोजीशन आ गई। इससे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे ले जाना जहां पर आपको पता लग जाए कि असल में आपकी सकत
इस वक्त कितनी है और इस वक्त आप कितना अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी बात। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि इनका असल में फिर क्या सबक आएगा इसके बाद, एंड में वो आएगा किसी तरीके से जिंदा रहा जाए। अब उनको ये पहले दिन से होना चाहिए था कि ये दौर, ये वक्त ऐसा है जिसके अंदर के इतनी जब हमारे खिलाफ चीजें चल रही हैं, हवा हमारे खिलाफ है, हवा मुवाफिक नहीं है, तो फिर कम से कम जिंदा रहना, अपनी हैयत में कायम रहना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। याद है जरदारी साहब के 5 साल में उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्या कहा करते थे, मैंने 5 साल पूरे किए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने इन 5 सालों में ये किया, भैया मैं नहीं कर सका ये किया। उन्होंने कहा मैंने 5 साल पूरे कर दिए। तो वो आप अपनी जो आपके खिलाफ कुव्वतें होती हैं उनको जब जज करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि मेरे पास कितनी कैपेसिटी और मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। तो उनके लिए 5 साल की एक कंटिन्यूस अचीवमेंट ही, जो उसका रन था वही एक अचीवमेंट थी जो उनके पास थी। अच्छा, अब होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता इस दौर के अंदर पीटीआई अपनी जो हैसियत, अपनी जो हैयत है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है। अगला मरहला वो आएगा जहां पर के हो सकता है कि जब वोटर अंडर 19 वाले हों और सिर्फ चंद ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रह जाएं, सिर्फ चंद ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो फिर शायद उस वक्त बल्ला भी दे दिया जाए कि यार अगर आपके 15-20 लोग आ भी जाते हैं और बल्ले के साथ आते हैं और बल्ले की वाह भी हो जाती है क्योंकि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग निकल के वोट डालते हैं, तो कोई फर्क ज्यादा हर्ज नहीं पड़ेगा। जिस किस्म का डिजाइन है उसी तरीके से सियासी मामला अपनी शक्ल इख्तियार करेंगे। दुरुस्त हो गया। हैयत के सुकड़ने की बात कर रहे हैं, पीटीआई क्या रिवाइज और रिविजिट करेगी? ज़ैगम साहब, लीडरों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, गिरफ्तारियां होना, निशान से महरूमी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे। हालात पीटीआई को कहाँ ले जाएंगे? क्या अपने आप को रिवाइज रिविजिट किए बगैर कोई नतीजा हासिल कर सकेंगे या अल्टीमेटली बॉयकॉट की तरफ चले जाएंगे? मेरे ख्याल में बॉयकॉट तो वो हरगिज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों को बहुत अरसा पहले ये बात समझ आ गई थी कि अगर इलेक्शन का बायकॉट किया जाए और ख़ास तौर पर एक बड़ी जमात इलेक्शन का बायकॉट करे तो फिर पूरा सियासी मंजरनामा बदल जाता है। आपके वोटर जिधर जाते हैं, ज़ाहिर है वोटर घर तो नहीं बैठेंगे, मिलियंस ऑफ वोटर्स, लाखों वोटर, यहाँ तो करोड़ों का मामला है। उनमें से अक्सर वोट जाकर किसी और पार्टी को देंगे। जब किसी और पार्टी को वोट देंगे तो फिर उस पार्टी के साथ वो ठहर भी जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। जैसे आपके कबूतर उड़ के चले जाते हैं किसी और के दड़बे में, तो कुछ वापस आते हैं, बाकी वापस नहीं आते। तो ये 1985 का सबक है जो तमाम सियासी जमातों ने सीने से लगाया हुआ है। हालात कुछ भी हो जाएं, इससे ज़्यादा भी मुश्किल हो जाएं, संगीन हो जाएं, मैं ये समझता हूँ पीटीआई इलेक्शन में जाएगी। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है उसकी वजह से पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। बिल्कुल दुरुस्त। किसी भी निशान को लेकर, किसी भी इंतखाबी निशान को लेकर वो नहीं ले सकती। एक ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की पूरी इंतखाबी तारीख में एक गैर मामूली वाक़या है। थोड़ा सा जो इसकी मिसाल बनती है, जब 2002 में हालात ने कवानीन बनाकर पीपल्स पार्टी को मजबूर किया गया कि वो एक और पार्टी रजिस्टर करवाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिसके ऊपर कोई और लीडर हो, बेनज़ीर साहिबा ना हो। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये मामला आगे चलता है तो मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत छोटी चीज़ थी। अब आप देखिए, अगर हम पार्टी के तौर पर देखें तो इसमें 2 बड़ी बातें आपको नजर आती हैं कि पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात यह है कि जो पार्टी के हकूक होते हैं पाकिस्तान के आईन में और इलेक्शन एक्ट में, वो हकूक पीटीआई को मैसर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग से जो पार्टी के अरकान को, पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि उसके अरकान जब उसके सिंबल पर इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं तो वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। बहुत से जो अहम वोट हैं वो पार्टी के खिलाफ नहीं डाल सकते, अगर वो डालें तो वो अपनी मेंबरशिप से, अपनी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से ही महरूम हो जाते हैं। इससे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। इसका मतलब है उसके पार्लियामेंटेरियंस, उसके एमएनएज, उसके एमपीएज जब मुंतखब हो जाएंगे तो आसानी से वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, उनको लालच भी दिया जा सकता है, उनको धौंस के ज़रिए से भी वफादारी बदलने पर मजबूर किया जा सकता है। दूसरी बात कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में मखसूस नशिस्तें बहुत अहम हैं। सिर्फ कौमी असम्बली में 70 मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें 60 ख़वातीन की है
और 10 अक़लियतों की हैं। तमाम बड़ी पार्टियों को इसमें से एक बड़ा हिस्सा मिलता है। जब बड़ा हिस्सा मिलता है तो उनका साइज बहुत बढ़ जाता है। ठीक, अगर वो आजाद लड़ेंगे तो उनको एक भी हिस्सा, एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये बहुत नुकसान हो गया। सर जब ना निशान होगा ना जमात होगी तो फिर हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि जो कुछ शहजाद साहब ने कहा है वही कि होगा। क्लियर उनका टारगेट ये है कि इस वक्त अपने आप को बचाओ, ठीक, मैदान में रहो, जिस तरह से भी लड़ सकते हो लड़ो, जितना लड़ सकते हो उतना लड़ो, भेजो, जितना अपने आप को मजलूम साबित कर सकते हो करो, ताकि जब कल के दिन में जब मौका मिले तो पार्टी बाउंस बैक कर सके। ठीक हो गया। अब साहब आपकी जानिब आते हुए जो गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी और इंतखाबी नताइज किस तरीके से उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। रिविजिट और रिवाइव की बात हुई, शहजाद साहब ने बात की कि जो सुकड़ती हैत है उसके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। बतौर पार्टी सर्वाइव कर पाएंगे? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो तभी कोई बनाएंगे जब ये देखेंगे कि माजी में क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और कैसे पॉलिटिकली हम बेहतर मूव कर सकते। आपको लगता है कि ये थॉट प्रोसेस कहीं है पीटीआई के पास, उनके अंदर इस वक्त? अगर थॉट प्रोसेस होता तो वो वकीलों के हाथ एक सियासी जमात को स्पुर्द करते, और वकील तो लड़ने के लिए होते हैं ना, केस लड़ने के लिए, और ये लीगल केस नहीं है, ये सियासी केस है। सियासी केस सियासतदान ही लड़ सकते हैं, वकील नहीं लड़ सकते। तो एक पहले भी पीटीआई के बारे में लोगों के बड़े शकूक व शुबहात थे कि वो एक सियासी जमात नहीं है, वो एक कल्ट है, क्रिएट किया गया। और जिन्होंने क्रिएट किया गया उनका मैं नाम यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि सेंसर हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक कल्ट क्रिएट किया गया, उसको जब मुश्किल वक्त आया, क्रिएट करने वाले पीछे हट गए तो पार्टी ख़त्म होना शुरू हुई। तो वकीलों को ले आए हैं उसको बचाने के लिए, जो नहीं बचा पाएंगे। बदकिस्मती है उनकी भी और सबकी भी। मेरा नहीं ख्याल कि वकीलों के ज़रिए इस पार्टी को बचाया जा सकता है। सारे सियासतदान जो भी थे, जिस तरह के भी थे इस पार्टी में, वो कहीं सीन पे नज़र ही नहीं आ रहे और ना ही उनके हाथ में कुछ है। तो अब वही हाल होगा जो एक बुरे केस का होता है वकीलों के हाथ से। अब सर साहब ये फरमाइएगा कि क्या डिविजनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कुछ वापस हासिल हो सकता है? हमने देखा निशान लिया इलेक्शन कमीशन ने, पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने वापस किया, आज फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला हो गया। अभी 9 तारीख को डिविजनल बेंच के पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है, वहां भी बार बार साफ शफाफ इलेक्शन की बात की जा रही। रिलीफ मिलने का इम्कान है पीटीआई को? देखिए, मैंने आपको बताया ना, वकीलों के हाथ में सियासी जमात आई हुई है, तो अब अदालतों के ज़रिए ही ये सारा काम होगा। वकील केसेस को अदालतों में लटकाते हैं, और जिस तरह की तैयारियां पीटीआई के वकील करके जा रहे हैं, वो समझते हैं आगे वही पुराने जजेस बैठे होंगे जो उनको इक़्तिदार में लेके आए थे और फिर उनको प्रोटेक्ट करते रहे। तो पता नहीं अब ये भी ऑनर जाएगा कि नहीं जाएगा। सर जाएगा। तो उसमें नहीं, वो खैर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जज कहना भी यहाँ तो मुमकिन नहीं रहा। खैर, तो उसमें उन्होंने जिस तरह अपने केसेस ख़राब किए हैं, और एक सिंगल बेंच ने, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, वो इतना बड़ा लीगल लकूना था कि वो किसी भी जज के पास आप चले जाएं तो वो केस को उड़ा के रख देता। मतलब इतनी इस तरह की यहाँ पे सियासत और स्ट्रेटजी अगर हो, अब वो उनको फ़ायदा क्या हुआ मुझे बताएं? पीटीआई ने जो कुछ भी आज तक किया है अदालतों के जरिए, उसका उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अभी तक अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2002 की जो आज से 22 साल पहले जो उनकी स्ट्रेटजी थी, उसको ही कॉपी कर लेते और ना ज़्यादा सियाने बनते, और एक नई पार्टी बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना के तो नए रास्ते पे चल पड़ते, तो आज ये इस जगह ना खड़े होते। लेकिन कल्ट हेडेड बाय लॉयर्स, यही हाल होना था। तो बड़े सियाने बन के पेशावर हाई कोर्ट भागे गए थे ना, आपको याद होगा। सियाने बन के गए थे पेशावर हाई कोर्ट। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने को सुने बगैर एक जज ने फैसला दे दिया, और वो फैसला आज वापस हो गया, क्योंकि ऐसे ही होना था। अब ये केस, और इलेक्शन कमीशन भी पेशावर हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप लटकाना चाहते हैं तो हम भी लटकाते हैं। अब लटक गया, आखिरी तारीख आने वाली है इलेक्शन सिंबल देने की, वो गुजर जाएगी, ये पार्टी लटकती रहेगी कि ये पार्टी है या नहीं है। तो देख लें इनकी स्ट्रेटजी क्या, स्ट्रेटजी नुसरत साहब, ये जो अफसार साहब बात कर रहे हैं, इसी को कमेंट कीजिएगा कि क्या ये जो वुकला के जरिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, जिसको ये कमेंट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे डिविजनल बेंच या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ है, या फिर जो चीज अफसार साहब कह रहे हैं कि गलत लोग चला रहे हैं चीजें और मामलात सियासी और उस तरह हैंडल होने चाहिए, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहती?
मैं अफसार की बात से ब्रॉडली एग्री करता हूँ। एक तो मुझे आपसे शिकवा ये है कि मुझसे उम्र में अगर जो थोड़े से सीनियर हैं, आपके प्रोग्राम में मेरे जलाली दोस्त जो हैं हसन निसार मौजूद नहीं है, और बखुदा मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ बुरा ना माने। आपका जमाल छाया हुआ, जलाल नहीं है यहाँ पे। बहरहाल मेरा अपने भाई अफसार से एक पॉइंट से एग्री करने के बाद मैं इन्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जमात महज वकला के हवाले नहीं हुई, एक और भी हुआ है बीबी, यूट्यूबर्स के हवाले हो गई। अब आज ये देखिए, जैसे लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में पेश हुए हैं और कह रहे हैं जनाब ये फेसबुक पे आया सारा कुछ। फर्ज कीजिए आपकी आंखों के सामने अगर यहाँ पे हसन निसार अभी मौजूद होते और वो गुस्से में आकर, तैश में आकर किसी पर यूं मार देते और खुदा न खास्ता उसका इंतकाल पुरमलाल हो जाता, तो हम उसको टीवी पे तो ना दिखाते, फेसबुक पे तो ना दिखाते, ट्विटर पे तो ना दिखाते बीबी, हम FIR लिखवाते। बिल्कुल। आज बार बार चीफ जस्टिस साहब जो है वो लतीफ़ खोसा साहब जैसे सीनियर वकील से ये पूछते रहे हैं कि सर टॉक अबाउट स्पेसिफिक केसेस। एग्जैक्टली, केसेस स्पेसिफिक गिव अस। अच्छा अब आप बताइए, जब आप ये कहते हैं और मैं तो फेसबुक पे कहता मेरे घर चोरी हुई है, मैं FIR ना करवाऊं, मैं कहूं जी और मैं जा रहा था जी मेरा देखे मोबाइल ये चोरी हुआ और ये देखे ये जो गाड़ी गुजर रही थी उन्होंने ये देखा है मेरे हाथ से छीना गया है, तो प्लीज किसी ने कार्रवाई नहीं की, इस मुल्क में तो इंसाफ ही खत्म हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त। अब ये तो ना करें ना खुदा के लिए। अच्छा अब यानी परसों की बात है, शुएब शाहीन साहब एक और इनके लीगल स्टार हैं, वो खुद पहले सुप्रीम कोर्ट गए कि जी हमें सुना जाए, उन्होंने कहा फाइन यार हम 11:30 सुन लेंगे, और फिर वो गायब हो गए। वो बाहर आए, यूट्यूबर्स का हुजूम था, उनसे वो गुफ्तगू करना शुरू हो गए, अदालत इंतजार करती रह गई, ठीक है, वो आया ही नहीं। तो ये कैसे हैं कि आप जहांगीर के दरबार के बाहर टल तो खड़काएं, और जब नूरजहान के कहने पर शहंशाह जहांगीर कहे कि हाँ कहाँ है फरियादी, और फरियादी की तलाश हो, ठीक हो गया, तो कहाँ से फिर आप तो ऐसी फरियादी की तलाश फिल्म का नाम होना चाहिए। फरियादी की तलाश कह रहे हैं, उससे अगर एक ब्रेक लेते हैं और तलाश करने की वो मामला कोशिश करते हैं जो अदलिया के अहकामात के बावजूद भी तय नहीं हो पा रहे। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में आज PTI की इलेक्शन 2024 के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई, जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा ने पार्टी की बतौर वकील नुमाइंदगी की। समाअत से कबल PTI वकला ने इजाफी दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI के 668 अहम रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हुए। 2000 के करीब हिमायत याफ्ता सेकंड फेज रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। इजाफी दस्तावेजात के मुताबिक PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाक़यात पेश आए, जबकि तजवीज़ कुनिंदगान और तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियां भी हुई। वीडियो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में रखने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करें, उसके बाद हमारे पास आएँ तो आपको सुन लेंगे। चीफ जस्टिस ने आज भी 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के इल्जामात पर मबनी आईनी दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को PTI की शिकायत दूर करने की हिदायत दी थी, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि बज़ाहिर PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, एक सियासी जमात को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है, सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। आज की समाअत के बाद अदालत की तरफ से अहकामात जारी कर दिए गए हैं, चारों IGs को, सूबाई पुलिस सरबराहान को, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी, कि इसके ऊपर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। तौहीने अदालत केस 22 दिसंबर से कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? नुसरत जावेद साहब, आला अदालत बार बार एक ही हुक्म दे रही है और कह रही है हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? आप पहले एक फिक्रे की साख्त पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं हर सियासी जमात के पीछे खड़े हैं,
बस वो कह रही हैं कि सियासी जमातें खुद भी कुछ करें। अच्छा। कदम बढ़ाओ साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं। सही। तो इनिशिएटिव जो है वो सियासी जमात को लेना है। दूसरा ये है कि हमारी बदकिस्मती है, हमें सिवाय एक ही महबूब के और कोई नज़र नहीं आता। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही के साथ नज़र बज़ाहिर ज़्यादती नहीं हो रही। एक छोटी सी जमात है जी, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उसका, अख्तर मैंगल उसके सरबराह हैं जी। वो ख़ुद भी अकामा की वजह से नाअहल हुए हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो दुहाई मचा रहे हैं कि मेरी जमात के साथ भी ऐसा सलूक हो रहा है, लेकिन हम उसका तस्करा नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह कुछ कर रही है। बाकी मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल, इसमें इससे बड़ी मुनाफिकत मैं कर ही नहीं सकूँगा भैया अगर मैं ये कहूँ कि साहब तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ को अच्छा सलूक नहीं हो रहा, काफ़ी बुरा सलूक हो रहा है। जो भी ललकारता है सिस्टम को, उसके साथ हमारी तारीख़ में 1950 से हो रहा है, नहीं होना चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। दूसरा, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है जिससे बखुदा मेरी तो जान चली गई है। आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तामील क्यों नहीं हो रही, तो मैं इसका जवाब देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आपको सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या सुनाता हूँ। वो तारीख़ी वाक़या ये है कि जब दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी तो उससे सोवियत यूनियन, जो उन दिनों कम्युनिस्ट मुल्क था, वो अपने आप को उसने लाताल्लुक़ रखा हुआ था और उनकी जर्मनी के साथ हेलो हाय भी ठीक थी। उसके बाद ये हुआ कि जर्मनी जो है, हिटलर की अफवाज वो रूस पर हमलावर हो गई, तो एक अजीम तर इत्तेहाद बन गया कि जी तमाम कुव्वतें, अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जी फैशिज्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया अपेरेंटली मुत्तहिद हो गई। सही। तो उन दिनों जब ये मामला जारी थे तो सोवियत यूनियन के होते थे स्टालिन, उनके एक चहीते मुशीर थे, उन्होंने जान की अमान पाते हुए कहा कि सर अब जब इतना वसी तर इत्तेहाद बन गया है तो आप ऐसा करें कि आप पापाए रोम को भी ज़रा एक फ़ोन कर लें ताकि कोई उनके पैरोकार भी आ जाएं। ठीक। तो स्टालिन ने उसको देखा और देखते कहा हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही हैज़। तो मुझे उन डिवीजन्स के नाम शायद शहजाद चौधरी साहब को पता हो, उनसे पूछने के सुप्रीम कोर्ट के पास कितने डिवीजन ये वैसे आज कहीं उन्होंने भी कहा था। इसके अलावा मैं कुछ ठीक है। अब सार साहब, अदालती अहकामात और फैसले सामने आ रहे हैं, अमल दरामद कैसे सुप्रीम कोर्ट करा सकती है? जहां नुसरत जावेद साहब ने बात खत्म की, क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है या कहीं अदालती सब्र भी जवाब दे सकता है? किस चीज़ पे अमल दरामद करवाएं? इस बात पे कि कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, इस बुनियाद पे कि आपके जो तायद कुनिंदगान हैं वो उस हल्के से ताल्लुक़ नहीं रखते और आपने अपनी जायदादें शो नहीं की हुई, और फिर आप यूट्यूबर्स के ज़रिए गालियाँ निकालते हैं चीफ़ जस्टिस को क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए क्या किया है चीफ़ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा अभी तक क्या नहीं किया। लाडलों को रोज़ाना तो वो सुन रहे हैं, और लाडलों की तैयारी जो होती है, लतीफ़ खोसा का नाम अभी लिया है ना नुसरत जावेद ने, शोएब शाहीन का और दूसरे भी जितने हैं, उनकी तैयारियां तो लाइव कौम सारी देख रही है ना। वो समझ रहे हैं कि हम उसी अपनी लाडली अदालत में खड़े हैं। तो अब अगर अदालत मुझे सिर्फ बताया जाए दलील के साथ कि क्या ऐसा काम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया जो इनको करना चाहिए, इन्हें गोद में उठाएं, कंधे पे बिठाएं, क्या करें? मतलब आप तैयारी, आपको ये नहीं पता कि आपके कितने कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उसकी बुनियाद क्या मुस्तरद होने की? ये जानबूझ के किया गया कि आप तायद कुनिंदगान दूसरे हलकों से ला के आप वो उसको बना दें और उसकी बुनियाद पे अगर ऑब्जेक्शन मुखालिफ कैंडिडेट आपका करता है तो आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। ये तो कानून है, आप भी अपने मुखालिफ पे कर दें। क्यों नहीं कर रहे? मैंने बताया ना, सियासी हिकमत अमली नहीं है इसमें, या तो कोई बहुत ही बड़ी चालाकी है या बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी नहीं है, ये चालाकी है। और ये सारी फिजा बनाई जा रही है इस बुनियाद पे कि इस मुल्क में इलेक्शंस के बाद भी
सुकून नहीं आने देना, और मीडिया इसमें पूरा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट इससे बात क्या करे, जाके टैंक लेके घुस जाए, पीटीआई के लीडरों को उसके टैंक के ऊपर बिठा लें और फतह कर ले जाके पार्लियामेंट। ये नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज खुद वकील हैं, वो चला रहे हैं पार्टी को, वो तैयारी करके आते नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि किस किस का केस कहाँ लगा। अपीलों में वो नहीं गए ट्राइब्यूनल में। यही बात आज बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बताई और कही जाती रही कि कानूनी तौर पर मामलात सामने रखें और तैयारी सियासी गुफ्तगू ना की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, क्या इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान भी शदीद दबाव का शिकार हो रहा है? ना तो नहीं चाहिए। देखिए, मैं नुसरत साहब ने एक आपको तारीखी वाकया सुनाया। असल में आपका सवाल इतना ख़तरनाक है कि इसके लिए वाकई मुझे भी तारीखी वाकये की कोई ना कोई ज़रूरत महसूस हो रही है और मुझे याद कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन नुसरत साहब की जो बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए जब हिटलर की बात जिक्र किया उन्होंने, तो यहाँ पे लोग जब भर्ती करने गए और भेरा जो गांव है वहां पे पहुंचे, तो कहते हैं भेरा के जो खेड़े थे उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा क्यों आप जंग में क्यों जाना चाहिए, क्यों हमारे लोग भर्ती करते हैं। उन्होंने कहा हिटलर बड़ा सख्त आदमी, उसने तबाही मचा दी दुनिया। उसने कहा जे गल खेड़ियां तक आ गई है तो फिर मेरा ख्याल है तुझे हिटलर की गल मान लो। अच्छा, तो बात यह है कि ये एक ऐसे सबक है चंद हमारी तारीखी जिंदगी के और हमारी जिंदगियों के, कि इनको भी मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये काजी साहब जो है ना, काजी साहब की मैं बात नहीं कर, काजी कोई भी काजी हो, उसका फैसला जब हो जाता है तो वो फिर अवाम की मलकियत हो जाता है। तो इसलिए इस पे नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने फैसला किया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उन्होंने कहा इनका ये करो, इनका ख्याल करो। बिल्कुल फैसले उनके अपनी जगह पे बिल्कुल उनकी अपनी हैसियत है और उनकी अपनी तकरीम और इज्जत है, लेकिन लोगों के अपने तरीके हैं उसके ऊपर ओपिनियंस देने के। तो जिस किस्म की भी जिक्र होगी, और फिर यहाँ पे हमारा तो चूंकि इतना गुंजल है इस हमारे गवर्नेंस के निज़ाम का, कि जब तक ये मामलात अलग-अलग नहीं हो जाते हैं कि ये नहीं पता कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगली जो पार्लियामेंट आएगी उसका काम ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो जो मामलात हैं, जो आइन के अंदर जिम्मेदारियां दी हुई हैं, अगर उनमें काश कि वो किसी तरीके से सेपरेशन क्रिएट करके और मुकम्मल जिम्मेदारी का एहतियात दे। ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन भी किसी की तरफ देख रहा हो कि जी मुझे बताएं कि अच्छा मेरे अंदर हिम्मत ताकत डालें कि मैं ये कुछ कर सकूं, और फिर जब वो कोई हिम्मत ताकत वाले आते हैं तो फिर वो जाहिर है कि अपना काम करवाते हैं उनसे, फिर ये इनका काम तो नहीं होने देते। दुरुस्त हो गया, जैसा ये चाहते हैं। दुरुस्त। अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जैगम साहब, आपसे सवाल ये, एक तरफ मुख्तदरा सानिया 9 मई को भूलने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ जजेस आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आखिरी हंसी कौन हंसेगा? पाकिस्तान तो नहीं हंसेगा, पाकिस्तान के अवाम भी नहीं हंसेंगे। जब सिस्टम में इतना ज़रा कन्फ्लिक्ट हो कि मुख्तलिफ हिस्से आपस में आमने सामने आ जाएं, और सियासत में और सियासतदानों के दरमियान में और सियासी पार्टियों के दरमियान में इतना कन्फ्लिक्ट हो, तो फिर तो ना जमहूरियत चलती है ना मईशत चलती है। यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि सियासी तौर पर भी एक तसादुम का शिकार है पाकिस्तान, और उसके साथ साथ माशी तौर पर भी एक डिक्लाइन का मुसलसल नीचे जा रहा है। जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, माशाअल्लाह उनकी कसीर तादाद इस वक्त इश्तिहारियों पर मुश्तमिल है। ये वो है जो 5 साल पहले सादिक और अमीन और पेट्रियाट और इन जैसा कोई था ही नहीं, और तस्दीक कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान क्योंकि दूसरे हलकों से हैं तो और वीज़े के बगैर आ जाते हैं तो पुलिस उनको उठा के ले जाती है। दूसरे हलके से आए हैं तस्दीक कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान बन के, तो उनको वीज़ा लेके आना चाहिए ना, वरना वो पुलिस के सामने अकाउंटेबल हैं। देखिए, जो इस्लाम का इनकलाब था आज से 1500 साल पहले, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये था कि कानून को हुक्मरान से अलग किया गया, ताकत को कानून के मातहत किया गया। ये रियासत की बुनियाद है, और पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बार बार उखाड़ा गया है, यहाँ जजों को मजबूर किया गया कि वो पीसीओ के हल्फ लें। जस्टिस मुनीर से लेके साकिब निसार तक हमारे चीफ जस्टिस असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बने रहे हैं। यहाँ आइन पर अमल नहीं होता, हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की बात पे कौन अमल करेगा। इलेक्शन 60 दिन में होना चाहिए था, चले 90 दिन में उसके बाद बात बनती थी। 6 महीने इलेक्शन सूबाई कौमी असम्बली के, 1 साल जो है वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए।
दुरुस्त हो गया जैगम साहब। साख पर जब बात खड़ी होती है, जमहूरियत, मईशत व अदालत मामलात बहुत ज़्यादा तसादुम का शिकार हैं। उम्मीद ही की जा सकती है कि इस उलझे मामले को किसी तौर सुलझाव की तरफ ले जाया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।